एपिसोड 43 मुझे सेड्यूस करना टम पर भरी पैद सकता है। रात का समय। देवांश का विला। अद्वैत के कहने पर निया खाना लेकर देवांश के कमरे के बाहर पहुंच चुकी थी। कमरे के बाहर पहुंचकर उसे अब भी डर ही लग रहा था, लेकिन हिम्मत कर और देवांश की हालत याद कर उसने दरवाजे को हल्का धक्का देकर खोला। दरवाजा खुलते ही निया को हर तरफ अंधेरा दिखाई दिया, इसलिए वो थोड़ा संभलकर चल रही थी। जैसे तैसे आखिर वो टेबल के पास पहुंची और जैसे ही मूडी किसी ने उसे कमर से पकड़ अपनी ओर खींचा, जिससे निया की चीख निकल गई। लेकिन फिर जब उसे जानी पहचानी सी खुशबू आई, वो थोड़ा शांत हो गई। उसे उस इंसान ने बाहों में भर रखा था, लेकिन कमाल की बात यह थी कि पहले की तरह उससे ये सब अब ऑकवर्ड नहीं लगता था, बल्कि अब जैसे निया को इसकी आदत सी हो चुकी थी। कुछ देर तक वैसे ही खड़े रहने के बाद निया ने देवांश से पूछा, अंडरस्को आप ठीक हैं? शायद उसकी बात ने देवांश को उसके ख्यालों से बाहर ला दिया था, इसलिए देवांश ने बस इतना कहा, हम अंडरस्को। ये सुन निया ने कुछ नहीं कहा और देवांश को वापस हक कर लिया। उसे ये तो पता नहीं था कि देवांश को हुआ क्या था, लेकिन उसके बर्ताव से वो समझ गई थी कि देवांश इस वक्त काफी परेशान था। कुछ देर तक वैसे ही खड़े रहने के बाद निया ने धीरे से देवांश को खुद से अलग करते हुए कहा, हमने कहा था ना कि चाहे कुछ भी हो जाए फिर भी आपको खाना खाकर अपनी दवाइयाँ ठीक से लेनी है, फिर इतनी देर तक आपने खाना क्यों नहीं खाया? निया की बात सुन देवांश ने अंधेरे में ही निया के चेहरे की तरफ देखा और बेफिक्री से जवाब दिया, भूख नहीं थी। देवांश ने ये कहा और वो वहां से अपने बेड पर आकर बैठ गया। निया ने जब ये देखा तो उसने पहले जाकर कमरे की लाइट्स ऑन की और फिर बेड पर बैठे देवांश को एक बार देखा और फिर टेबल के पास जाकर उसने खाने की प्लेट उठाई और देवांश के पास जाकर बैठते हुए कहा, आप अभी खाना खा रहे हैं? देवांश ने परेशान होकर निया की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन ये सुन एक निवाला तोते हुए निया ने कहा, मैं पूछ नहीं रही बता रही हूं आपको अंडरस्को। और ये कह उसने हाथ में पका निवाला देवांश के मुंह की तरफ बढ़ा दिया। ये होते देख देवांश ने हैरानी से भरी आंखों से निया की तरफ और फिर उस निवाले की तरफ देखा और कहना चाहा, देखो। और ये कहने के लिए जब उसका मुंह खुला, निया ने झट से वो निवाला देवांश के मुंह में डाल दिया और इस बार देवांश हैरानी से बस निया को देखता रह गया। वो जो कहने वाला था वो तो उसे कहने का मौका ही नहीं मिला। खैर निया ने ऐसे ही देवांश को खाना खिला दिया और दवाई भी। उसने फिर अद्वैत को भी बुला दिया। जब अद्वैत कमरे में आया, कमरे में देवांश को मुंह फुलाए लेटे देख उसे सब समझ आ गया और उसकी हंसी निकल गई। जैसे तैसे उसने खुद को कंट्रोल किया और देवांश को एक दो इंजेक्शंस लगाने के बाद निया को कुछ बातें समझाई और निया और देवांश को गुड नाइट कह वो वहां से चला गया। उसके वहां से जाते ही देवांश ने निया की तरफ देखा तो निया ने फ्रेश होने का बहाना किया और जल्दी से बाथरूम में भाग गई। कुछ देर जब वो फ्रेश होकर बाहर आई तो उसे बेड पर सिर पर हाथ रखे सोया देवांश दिखाई दिया। ये देख निया धीरे से देवांश के पास पहुंची। उसने देवांश को देखा और देवांश के माथे पर छाए लकीरों से उसे पता चला कि देवांश के साथ कुछ तो हुआ है आज, नहीं तो आज से पहले उसने कभी ऐसा बर्ताव नहीं किया था। खैर देवांश को देखते हुए ही निया पता नहीं कब उसके बगल में बैठ गई और देवांश के चेहरे में लगभग खो सी गई। अचानक ही उसे देवांश के चेहरे को छूने का मन हुआ और खोए हुए ढंग से निया ने अपनी एक उंगली से देवांश के गालों को टच किया, लेकिन झट से अपना हाथ पीछे खींच लिया और वो खुद से ही बदबदाए, इतनी अच्छी स्किन तो हम लड़कियों की भी नहीं होती अंडरस्को। लगभग 2 मिनट देवांश की स्किन की तारीफ करने के बाद उसकी नज़र देवांश की आंखों पर पड़ी और उसे उन्हें भी छूने का मन हुआ और वो देवांश की आईलैशेस को छूकर देखने लगी। खैर जब उससे भी उसका मन नहीं भरा तो उसने देवांश के पतले और लाल होठों की तरफ देखा। वो ऐसा करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन उसके हाथ धीरे से देवांश के होठों के पास जाने लगा। हल्के से उसने देवांश के लिप्स को टच किया, उसी में खोए हुए कहा, सो सॉफ्ट अंडरस्को। इतना बोल उसने नीचे की तरफ देखा और उसकी नज़र देवांश के गले पर पड़ी और फिर से वो टच करने के लिए वो आगे बढ़ी। उसने धीरे से अपनी उंगली से देवांश के गले को छूने लगी। उसी में उसका हाथ देवांश के एडम्स एप्पल पर चला गया और देवांश को वहां वो और छूने लगी। लेकिन एक दो बार हाथ फेरने के बाद जब उसने तीसरी बार वहीं छुआ तो देवांश के गले में हलचल हुई और ऐसे ही निया की हंसी गायब हो गई। वहां से अपना हाथ हटाकर जब उसने देवांश के चेहरे की ओर देखा और राहत की सांस ली, क्योंकि अब तक देवांश ने अपनी आंखें खोली नहीं थी। लेकिन निया का अब भी मन नहीं भरा था, इसलिए वो देवांश के गले के पास अपना हाथ ले गई
और बस वो उसे छूने ही वाली थी कि किसी ने उसका हाथ पकड़ रोका। और उसके पीछे से आवाज, मुझे सेड्यूस करना आप पर ही भारी पड़ सकता है मिसेस राजवंश अंडरस्को। और देवांश की ये बात सुन निया की धड़कनें मानो जैसे बंद हो गई। उसने हिचकिचाते हुए देवांश के चेहरे की तरफ देखा और फिर इधर उधर देखते हुए वो कहने लगी, मैं अंडरस्को वो अंडरस्को मैं अंडरस्को वो बस आप अंडरस्को आप सो रहे थे इसलिए अंडरस्को। और इसलिए तुम मेरा फायदा उठा रही थी। उद्धरण चिन्ह। देवांश ने निया की बात काट कर कहा और एक विनिंग स्माइल के साथ निया को देखा, क्योंकि इसके बाद निया का चेहरा लाल हो रहा था और एम्बैरेसमेंट के मारे उससे कुछ बोला नहीं जा रहा था। और देवांश ने भी उसे फोर्स नहीं किया, लेकिन निया को अब शर्म से डूब जाने का मन कर रहा था। ना जाने उसके साथ ही ये अजीब अजीब घटनाएं क्यों होती थी। कुछ हिम्मत जुटाकर आखिर में उसने पूछ ही लिया, अंडरस्को आप सो नहीं रहे थे। उसका सवाल सुन देवांश के चेहरे पर स्माइल आ गई और उसने दूसरी तरफ देख रही निया के चिन्ह को हाथ में पकड़ अपनी ओर किया और उसकी आंखों में देख कहा, अच्छा तो तुम मेरे सोने के बाद मेरा ऐसा ही फायदा उठाती रहती हो। देवांश का इल्जाम सुन निया जैसे हड़बड़ा गई और उसने देवांश की तरफ देखते हुए झट से कहा, नहीं अंडरस्को कभी नहीं अंडरस्को। तो अब तुम यही कहोगी कि अभी अभी जो तुमने किया वो सब कभी हुआ ही था अंडरस्को। देवांश ने निया को चिढ़ाने के लिए कहा था, लेकिन ये सुन निया ने देवांश का हाथ अपने चिन से हटाया और कहा, क्या मैंने क्या किया। निया की बात सुन देवांश ने निया के कान के पास जाकर कहा, तुम मुझे सेड्यूस कर रही थी अंडरस्को, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें मुझे सेड्यूस करने की जरूरत ही नहीं है, हम तो वैसे भी पति पत्नी हैं। अगर तुम्हें हमारे रिश्ते को आगे बढ़ाना है तो हम वो अभी भी कर सकते हैं अंडरस्को। देवांश की बातें सुन निया की धड़कनें बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा बढ़ने लगी। उसने हैरानी और शर्म से देवांश की तरफ देखा, लेकिन उसी पल उसने दूसरी तरफ देखते हुए कहा, मैं आपको सेड्यूस नहीं कर रही थी अंडरस्को। ये सुन देवांश ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा ये सडक्शन नहीं तो और क्या था। ये कहते ही देवांश ने निया का हाथ अपनी चेस्ट पर रखा और ये होते ही मानो निया के हाथ जलने लगे थे। उसने देवांश से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, आप अंडरस्को आप ये क्या कर रहे हैं। ये सुन निया का हाथ कसके पकड़ देवांश ने अपने चेस्ट पर घुमाते हुए कहा, तुम्हें बता रहा हूं कि सेड्यूस कैसे करते हैं, तुम्हारे काम आएगा अंडरस्को। देवांश की बात सुन अब तो निया को ऐसा लग रहा था कि वो वहां से एक पल में ही गायब हो जाए। ये सोचते ही उसने एक बार देवांश को देखा और उससे अपना हाथ छूकर उसने कहा, मुझे कुछ नहीं सीखना और मैं आपको सेड्यूस नहीं कर रही थी, रात काफी हो गई है, आप सो जाए अंडरस्को। ये कह वो वहां से जाने के लिए खड़ी हुई, लेकिन देवांश ने उसका हाथ पकड़ उसे फिर से खींच लिया और निया लगभग बेड पर देवांश के सीने पर गिरी। देवांश ने निया की आंखों में देखते हुए कहा, ठीक है मुझे सेड्यूस करने के लिए तुम्हारी खुशबू ही काफी है। और ये कह उसने निया के गर्दन को अपने होठों से छुआ, जिससे निया की सांस अटक गई। वो तो जैसे जम सी गई थी, उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई मोम का पुतला बन गई थी। निया अभी अभी नहाकर आई थी, इसलिए उसके शरीर से बॉडी वॉश की हल्की सी खुशबू आ रही थी, जिससे देवांश की सांसें भी बढ़ने लगी। गर्दन के बाद देवांश ने निया के गाल और फिर नाक को अपने होठों से छुआ। निया तो देवांश की बाहों में लेटे ये सब होने दे रही थी, क्योंकि वो अब भी होश में नहीं थी। देवांश फिर निया के होठों की तरफ बढ़ा। नहाने की वजह से निया के गीले होठ और भी ज्यादा पिंक हो गए थे और उन्हें देख देवांश का गला सूखने लगा और उसने धीरे से निया के होठों को छुआ। और लगभग 5 मिनट बाद जब देवांश ने निया को देखा तो ऑक्सीजन की कमी के कारण उसका चेहरा लाल पड़ा हुआ था और वो थोड़ी हौफ भी रही थी। देवांश की इस हरकत ने निया को अपने होश में ला दिया था और इसलिए वो अब देवांश से अपना हाथ छुड़ाकर वहां से जाना चाहती थी। इसलिए बड़ी मुश्किल से उसने देवांश की तरफ देख कहा, आप छोड़िए हमें, हम सोने जा रहे हैं। उसकी बात सुन देवांश ने उसे नहीं छोड़ा, बल्कि उसे अपने पास लेटाकर दोनों हाथों से उसे अच्छे से पकड़ते हुए कहा, हाँ अंडरस्को तो सो जाओ, गुड नाइट अंडरस्को। ये देख निया देवांश को आंखें फाड़े अजीब नजरों घूरने लगी। देवांश जो आंखें बंद कर लेटा था उसने बिना आंखें खोले कहा, अगर तुम कुछ देर और ऐसे ही देखती रही तो आगे जो होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी अंडरस्को। पहले तो निया ने असमंजस में देवांश को देखा, लेकिन जब उसे समझ आया तो उसने देवांश से तुरंत अपनी नजरें हटा ली और आंखें बंद कर लेट गई। उसके बाद देवांश ने आंखें खोली और निया को ऐसे देख वो मुस्कुराया और निया को अच्छे से पकड़ उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली। जहां एक तरफ सुकून था
वहीं दूसरी तरफ शक्ति सिंह गुस्से में अपने कमरे की सारी चीजें तोड़ फोड़ रहा था और उससे होने वाली आवाजें उस पूरे विला में गूंज रही थी। शक्ति सिंह के गुस्से से डरकर विला में कोई सांस लेने से भी डर रहा था। ये राजासा को क्या हुआ है? लिविंग रूम में खड़ी लड़की ने पास खड़े आदमी से पूछा, जो अभी शक्ति सिंह के कमरे को एकटक देखे जा रहा था। ये सवाल सुन उसने मुड़कर लड़की को देखते हुए कहा, आप इस बारे में ना ही जाने तो बेहतर रहेगा राजकुमारी जी, और हम विनती करते हैं आपसे आज रात आप उनके पास ना जाए तो अच्छा होगा, क्योंकि उनके गुस्से को झेलना हर किसी के बस की बात नहीं है और आपके तो बिल्कुल भी नहीं। और जो झेल सकती थी वो अब यहाँ है नहीं अंडस्को। ये सुन अपर्णा का गुस्सा बने लगा। उसे जिसके बारे में कोई बात सुनने से सख्त नफरत थी, ये आदमी उसी के बारे में बात कर रहा था। उसने गुस्से से सामने देख रहे आदमी से कहा, तुम्हें नहीं लगता कि मरे हुए की बातों को भूल जाना ही बेहतर होगा? जिसे तुम लायक समझते हो वो अब यहाँ आने के भी लायक नहीं। तो अब तुम अपने आप पर ध्यान दो, हमें क्या करना है ये हम देख लेंगे अंडस्को। ये सुन सामने खड़े आदमी ने एक तीखी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, यही बात है जो आपको उनसे कमतर बनाती है। और रही बात उनके जाने की, तो राजासा के साथ तब भी वही थी और आज भी वही है और शायद कल भी वही होंगी, क्योंकि भले कोई कितनी ही कोशिश कर ले, राजासा से उनको जुदा नहीं कर पाएगा। आप तो बस दुनिया को दिखाने का जरिया है कि राजासा सब भूल चुके हैं, वरना आप भी जानती हैं और हम भी कि राजासा की नजरों में आपकी क्या औकात है अंडस्को। उस आदमी की ये बातें सुन अपर्णा गुस्से से थरथरा रही थी। उसने उसी गुस्से में उस आदमी की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा, मानसिंह अंडस्को, चिल्लाए मत राजकुमारी जी, कहीं आपकी आवाज से राजासा का गुस्सा बढ़ ना जाए अंडस्को। मानसिंह की ये बात सुन अपर्णा अपनी जगह जम गई। उसने झट से अपना हाथ वापस खींच लिया, लेकिन उसकी आंखों में अब भी नफरत थी। उसने एक नजर ऊपर की ओर देखा और फिर सामने खड़े मानसिंह को देखते हुए कहा, संभल के रहना मानसिंह अंडस्को, कहीं तुम्हारा भी वही हाल ना हो जाए जो तुम्हारे भाई का हुआ था अंडस्को। और ये कह वो गुस्से में वहां से चली गई, क्योंकि जो वो करना चाहती थी वो हो चुका था। क्योंकि उसकी बात सुन मानसिंह का चेहरा कुछ उदास सा हो गया था। उसने भी एक नजर ऊपर देखा और खुद से बदबदाया, हाँ, संभल के तो रहना ही होगा, आखिर ये हमारे भाईसा के मान का सवाल है। ये कह उसने एक बार जा रही अपर्णा को देखा और फिर वहां से चला गया। वहीं ऊपर कमरे में कई चीजों को तोड़ने बिखरने के बाद अब जाकर शक्ति सिंह शांत हो पाया था। उसने कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कर ली और फिर उठकर एक तस्वीर के सामने जा खड़ा हुआ। अपने सामने उस बड़ी सी तस्वीर को देखते हुए उसने खुद से कहा, महारानी सा अंडस्को, अब तो खुश होंगी ना आप? आज अपने बेटे की ऐसी बेइज्जती सुन वहां पर खुश हो रही होंगी ना आप? क्योंकि आप तो यही चाहती थी ना। पर नहीं, ज्यादा खुश मत होइएगा, क्योंकि हम आपकी खुशी को तार तार कर देंगे। हमारे अलावा जो भी खुश होगा हम उसे कभी खुश नहीं होने देंगे। आपके उस देवांश को हम आपके सामने ऐसे दुख के दलदल में धकेलेंगे जिससे वो कभी बाहर नहीं आ पाएगा अंडस्को। फिर यहाँ जो खुश होगा वो सिर्फ और सिर्फ हम होंगे, राजा शक्ति सिंह अंडस्को। और ये कह वो जोर जोर से हंसने लगा और उसकी उस हंसी से पूरा विला थर्रा गया। एपिसोड 44 वो बस एक वहम है। अगले दिन सुबह का वक्त, देवांश का कमरा, सूरज की किरणें चेहरे पर पने से कमरे में आराम से सोई निया ने कसमसाते हुए अपनी आंखें खोली। उसने जम्हाई लेते हुए अपने आसपास देखा और हैरान रह गई, क्योंकि उसकी गर्दन पर किसी की गर्म सांसें पड़ रही थी और उसकी कमर पर भी कुछ भारी भरकम सा महसूस हो रहा था। निया ने 2 पल के लिए सोचा और रात का पूरा किस्सा उसे याद आने लगा, जिससे उसका चेहरा लाल हो गया। निया ने महसूस किया कि देवांश कोई हलचल नहीं कर रहा था और ये कंफर्म करने के बाद कि वो सच में सो रहा था, निया ने धीरे से अपनी करवट बदली। लेकिन इससे हुआ ये कि उसके होठ देवांश के होठों से टच हो गए और देवांश को अपने इतने करीब देखकर निया की आंखें फटी की फटी रह गई। कुछ देर तक वैसे ही रहने के बाद कहीं जाकर उसे होश आया और उसने अपने चेहरे को दूसरी तरफ किया और फिर धीरे से देवांश की पकड़ ढीली करने के बाद ही वो थोड़ा दूर हो पाए। उसने फिर से देवांश के चेहरे की तरफ देखा, जो अब भी सुकून से सो रहा था। शायद दवाइयों के असर की वजह से वो निया की उन हरकतों के बाद भी नहीं जाग पाया था। निया ने सुकून से सो रहे देवांश को देख कहा, हमें नहीं पता कि हम आपके लिए आजकल इतने परेशान क्यों रहने लगे हैं। शायद हमारी पहचान की वजह से, शायद हमें ये डर है कि अगर हमारी वजह से आप पर कोई मुसीबत आ जाए जैसे अभी आए तो हम क्या करेंगे।
लेकिन हम आपसे दूर भी तो नहीं रह सकते। पहले तो ठीक था कि आप हमारे साथ नहीं थे, लेकिन अब हम आपको खुद से दूर कैसे रख पाएंगे। लेकिन चाहे कुछ हो जाए, हम आप पर अब फिर कोई मुसीबत नहीं आने देंगे। ये वादा है हमारा, अब हम खुद को और अपने अपनों को सारी मुसीबतों से बचाकर रखेंगे, फिर चाहे उसके लिए हमें पूरी दुनिया को ही तबाह क्यों ना करना पड़े। एंडर्स को ये कहते हुए निया का हाथ अपने आप ही देवांश के चेहरे की तरफ बढ़ गया और देवांश के माथे पर आए बालों को पीछे करने के बाद उसने धीरे से देवांश के गालों पर अपना हाथ फिराया, जो शायद देवांश ने महसूस किया। इसलिए उसने थोड़ा कसमसाकर निया को अपने और करीब खींच लिया, जिससे निया हैरान तो थी, लेकिन पहले की तरह अब उसे अजीब नहीं लगता था। उल्टा उसे अब देवांश की बाहों में अजीब सा सुकून महसूस होता था, जो उसे पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। कुछ देर लेटे रहने के बाद निया ने धीरे से खुद को देवांश की पकड़ से छुड़वाया और फिर वहां से फ्रेश होने चली गई। कुछ देर बाद देवांश भी जाग गया और क्योंकि अब वो पहले से ठीक था, इसलिए सबके साथ नीचे नाश्ता करने चला गया। लेकिन वो अच्छे से ठीक हो जाए इसलिए निया ने 2 दिनों तक उसे कोई काम करने नहीं दिया। 2 दिन बाद जब देवांश कंपनी जाने वाला था, निया भी जिद करके उसके साथ चली गई। कंपनी पहुंचकर देवांश ने निया को उसके ऑफिस में बिठाया और एक मीटिंग अटेंड करने बाहर चला गया। निया भी अपने कॉलेज के ऑनलाइन लेक्चर्स करने में बिजी थी। पिछले कुछ दिनों की भागदौड़ की वजह से उसे कॉलेज जाने को नहीं मिला था, इसलिए देवांश ने उसके लिए रिकॉर्डेड लेक्चर्स का इंतजाम कर दिया था। निया पिछले 2 घंटे से पढ़ ही रही थी कि देवांश ऑफिस में वापस आ गया। निया को पढ़ाई में खोया देख वो भी अपने काम में लग गया। कुछ देर बाद ऑफिस के दूर पर नॉक हुआ, जिसे सुन निया ने ऊपर देखा। उसे देवांश की आवाज सुनाई दी, कम इन अंडर्स को। उसके बाद विनय गंभीर एक्सप्रेशन के साथ अंदर आया। उसे देख देवांश ने फिर से अपने डॉक्यूमेंट को देखते हुए पूछा, क्या हुआ है? ये सुन विनय ने हिचकिचाते हुए कहना चाहा, वो राजासा अंडर्स को राजासा आए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। उसकी बात सुन देवांश ने कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ विनय को एक नजर देखा, जिससे विनय की रूह कांप गई और उसे देवांश की उस नजर का मतलब समझ आ गया। इसलिए उसने जल्दी से कहा, मैंने उन्हें रोका था, लेकिन वो आप हमारे प्रोजेक्ट पार्टनर हैं तो हम उन्हें इग्नोर नहीं कर पाएंगे, तो आप अंडर्स को। ये सुन देवांश ने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, ठीक है अंडर्स को। ये सुन विनय वहां से चला गया। उसके जाने के बाद देवांश ने निया को देखते हुए कहा, तुम अंदर वाले रूम में बैठ सकती हो अंडर्स को। ये सुन निया ने देवांश की तरफ एक बार देखा और फिर अपना सामान उठाकर जाते हुए कहा, ठीक है, पर आप ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए अंडर्स को। ये सुन देवांश ने एक मुस्कुराहट के साथ कहा, हम अंडर्स को। और ये सुन निया वहां से चली गई और देवांश के चेहरे से मुस्कुराहट भी। तभी डोर पे फिर से नॉक हुआ और देवांश से रियस हो गया। इसी के साथ कमरे में 3 इंसान दाखिल हुए, जिन्हें देख भी देवांश के भाव गंभीर ही रहे। अंदर आकर देवांश के सामने वाली चेयर पर बैठते हुए कहा, तो अब कैसे हैं हमारे छोटे भाई? लगता है अब पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। उसकी बात सुन देवांश ने अपनी मुट्ठियां भींच ली और अपनी कोल्ड आंखों से सामने चेयर पे बैठे शक्ति सिंह को देखते हुए कहा, लगता है हमारे बड़े भाई को कोई काम नहीं है, इसलिए टाइम पास करने यहाँ आए हैं। ये सुन शक्ति सिंह की हंसी उसके चेहरे पे जम गई, लेकिन फिर खुद को संभाल उसने अपने पास खड़ी लड़की को देखते हुए कहा, देखा राजकुमारी, हमने कहा था ना हमारे छोटे भाई थोड़े गर्म दिमाग के इंसान हैं लेकिन है अच्छे दिल के। ये सुन देवांश ने एक नज़र वहां खड़ी लड़की की तरफ देखा। उसे खुद की तरफ देखते देख लड़की ने एक मुस्कुराहट के साथ कहा, हेलो अंडर्स को, हम अपर्णा शेखावत हैं, जैसलमेर की राजकुमारी। हमने काफी कुछ सुना है आपके बारे में राजकुमार अंडर्स को। लेकिन इससे पहले वो आगे कुछ बोलती, देवांश ने अपनी पैनी नजरों से उसकी तरफ देखा और देवांश की उस नजरों से अपर्णा के शब्द उसके गले में ही अटक गए और वो बस घबराए आंखों ही देवांश को देखती रही। वहीं दूसरी तरफ ये होते देख शक्ति सिंह ने हंसते हुए कहा, दरअसल राजकुमारी, हमारे छोटे भाई को पसंद नहीं कि कोई उन्हें ऐसे बुलाए, तो आप इन्हें मिस्टर राजवंश कह सकती हैं, जैसे इन्हें बाकी लोग कहते हैं अंडर्स को। शक्ति सिंह की बात सुन अपर्णा ने फिर से देवांश को देखते हुए कहना चाहा, ओ अंडर्स को, सॉरी अंडर्स को, मिस्टर राजवंश अंडर्स को, वो हम अंडर्स को। लेकिन फिर से उसकी बात काटते हुए देवांश ने कहा, नहीं कोई बात नहीं, हमें बस वो नहीं चाहिए जो हमारा नहीं है और हमें भीख में मिल रहा है। हम हमारी पहचान खुद बनाने में यकीन रखते हैं। उसकी बात से शक्ति सिंह की हंसी फिर से गायब हो गई
और अपर्णा भी थोड़ी असहज हो गई, लेकिन इस बात का खुद पर ज्यादा असर न होने देते हुए शक्ति सिंह ने कहा, खैर ये सब बातें तो होती रहेगी। आपको बता दें कि अपर्णा हमारी असिस्टेंट भी है, तो इस प्रोजेक्ट के दौरान मुलाकात तो होती रहेगी। उद्धरण चिन्ह। और फिर ऐसे ही दोनों प्रोजेक्ट के बारे में बात करने लगे। वहीं दूसरी तरफ निया अंदर वाले रूम में कानों में हेडफोन्स डाले अपने पेंडिंग लेक्चर्स पूरे कर रही थी। कुछ देर लेक्चर्स करने के बाद उसे प्यास लगने लगी। उसने कमरे में देखा तो उसे वहां पानी नहीं मिला। ये देख उसने खुद से कहा, बाहर जाकर ही पानी लाना होगा। ये कहकर उसने अपने हेडफोन्स कान से निकाले और कमरे के दरवाजे के पास पहुंच जैसे ही दरवाजा खोलने को हुई उसे किसी की आवाज सुनाई दी। कोई कह रहा था, अच्छा तो चलते हैं मिस्टर राजवंश। और ये सुन निया के हाथ जो दूर के लॉक को पके हुए थे जम गए। उसकी आंखों में हैरानी साफ साफ देखी जा सकती थी। लेकिन जैसे ही उसे जूते की आवाज सुनाई दी, उसने फुर्ती से दूर खोला और झट से बाहर आ गई। इतनी जोर से दूर खुलने की वजह से कमरे में मौजूद दो लोग निया की तरफ हैरानी से देखने लगे। और निया जो वहां किसी को ढूंढ रही थी उसे वहां ना देख उसने दरवाजे के पास खड़े विनय की तरफ देखा। ऐसा लग रहा था कि वो अभी कमरे से बाहर जा ही रहा था। उसने अपनी हैरानी से बाहर आते हुए निया को ग्रीट किया, हेलो मैडम अंडरस्को, मैं चलता हूँ। और ये कह वो दूर को पूरा खोल बाहर चला गया। उसके जाते ही निया असमंजस भरी नजरों से एक ही जगह देख रही थी। उसे ऐसे खोए देख देवांश ने उसकी तरफ आते हुए पूछा, आर यू ऑल राइट? ये कह उसने निया के शोल्डर पर हाथ रखा और देवांश की बात से होश में आकर निया ने कहा, हाँ अंडरस्को वो मैं, मुझे अंडरस्को प्यास लगी थी, इसलिए पानी पीने मैं बाहर आ गई। ये सुन देवांश ने सोफे के पास जाकर वहां रखे ग्लास को उठाकर निया की तरफ बाते हुए कहा, अच्छा तो ये लो। इस पर खोई निया ने कुछ रिएक्शन नहीं दिया। ये देख देवांश ने उसे थोड़ा सा हिलाया, निया अंडरस्को। और होश में आते हुए निया ने पूछा, अंडरस्को। ये देख अपने हाथ में पका ग्लास निया के सामने करते हुए देवांश ने उसे इशारा किया, पानी। और ये सुन निया ने भी ग्लास की तरफ देखा और उसे अपने हाथ में लेते हुए कहा, ओह हाँ अंडरस्को। और ये कह उसने पानी का एक घूंट लिया। ये देख देवांश ने अपनी सीट की तरफ जाते हुए कहा, अगर तुम्हें भूख लगी है तो कुछ मंगवा लूं। ये सुन निया ने कुछ सोचते हुए ही कहा, वो देवांश, आई एम फीलिंग बिट अनवेल अंडरस्को, तो क्या मैं वापस जाकर थोड़ा आराम कर सकती हूँ? ये सुन देवांश ने निया की तरफ चिंता भरी नजरों से देखते हुए पूछा, आर यू फीलिंग अनवेल अंडरस्को? ओके देन गिव मी 5 मिनट्स, आई विल कम विथ यू, लेट एडवे चेक यू अंडरस्को। तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? ठीक है, मुझे 5 मिनट दो, मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ। अद्वैत से चेकअप करवा लेंगे अंडरस्को। उसकी बात सुन हड़बड़ाते हुए निया ने कहा, नहीं, आपको आने की जरूरत नहीं है और मुझे ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। वापस जाकर थोड़ा आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी और आपको भी तो बहुत काम है। आप अपना काम आराम से कीजिए, हम शाम को मिलते हैं। और ये कह निया कमरे में अपना सामान लेने चली गई और जल्द ही वहां से निकल गई। विला पहुंचकर उसने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया और वो अब भी उस आवाज के बारे में ही सोच रही थी जो उसने कुछ देर पहले सुनी थी। वो आवाज अंडरस्को, क्या वो सच में वहां थी? लेकिन कैसे? क्या वो मेरा वहम था? लेकिन नहीं, मैं उस आवाज को अंडरस्को। ये सोचते हुए निया फ्रस्ट्रेट हो रही थी कि तभी उसके मोबाइल में एक नोटिफिकेशन आई, जिसे देख निया ने उसमें एसएसएच पर क्लिक किया और मैसेज देख उसने उसे डिलीट कर दिया और कमरे का दूर अच्छे से लॉक कर उसने अपने सामान में से एक टैब बाहर निकाला और उसे ओपन कर उसने एक कॉल डायल की। 2 मिनट बाद ही उधर से कॉल पिक हुआ और सामने से निया ने पूछा, 11 हेलो कायरा दी, क्या हुआ? एनीथिंग इम्पोर्टेंट? ये सुन उधर से कायरा ने जवाब दिया, नहीं कुछ नया नहीं, बस डेली अपडेट देने के लिए कॉल किया था अंडरस्को। और ये सुन निया ने खोए हुए ही कहा, ओ अंडरस्को। और ये सुन कायरा ने निया से पूछा, वाई आर यू साउंडिंग ऑफ अंडरस्को, डिड एनीथिंग हैपन? ये सुन निया ने कुछ सोचते हुए कहा, नहीं कुछ नहीं, वो बस अंडरस्को। लेकिन कायरा ने भी उसे इंसिस्ट किया तो निया को सब बताना ही पड़ा। उसने कायरा को सब कुछ बताया जो उसके साथ ऑफिस में हुआ और ये भी कि कैसे वो अब तक उस बात से परेशान है। लेकिन ये सुन कायरा ने निया से कहा, नियू तुझे बस वहम हुआ है, ऐसी सच में कोई बात नहीं हो सकती, वरना वह यहाँ हो और हमें ना पता हो, ये कैसे हो सकता है? लेकिन अगर तुझे यकीन नहीं है तो मैं पता करके तुझे बताती हूँ। ठीक है, ये सुन निया ने बस इतना कहा, हम ठीक है अंडरस्को।
और उधर से कायरा ने ये सुनते हुए कहा, ठीक है, अब तो इस बारे में ज्यादा मत सोच, हम देख लेंगे। ये सुन निया भी मान गई और कायरा ने कॉल रख दिया। इधर कॉल बंद होते ही निया ने गहरी सांस ली और अपने काम में फिर से लग गई, और उधर कायरा ने कॉल रखते ही एक गहरी राहत की सांस ली और अपने सिर को पकड़कर बैठ गई। ये देख उसके पास खड़े बहादुर सिंह ने उससे पूछा, क्या कहा उन्होंने? और उसकी बात का जवाब सुनने से पहले ही पास खड़े निशांत ने भी जल्दी से कहा, हाँ, और आपने उन्हें उस बारे में क्यों नहीं बताया? ये सुन निशांत की तरफ देखते हुए कायरा ने कहा, क्या कहती? आज उसने ऑफिस में बस उनकी आवाजें सुनी और वो इतना ज्यादा परेशान हो गई। सोचो अगर उसे इस बात की भनक भी लग गई तो वो क्या करेगी? और उसकी छोटी सी गलती भी हमारी 6 साल की मेहनत को मिट्टी में मिला सकती है। इसलिए अभी के लिए यही सही है कि उसे कुछ पता ना चले, और पता चल भी गया तो उसे रोकना होगा। इसलिए तुम जाओ और जब जब वो बाहर निकले उस पर क्लोजली नजर रखो। अगर उसे कुछ पता चले भी तो उसे रोकने की कोशिश करो। ओके। ये सुन ठीक है कहकर निशांत वहां से चला गया। उसके जाते ही कायरा ने पास परेशान खड़े बहादुर सिंह को देखते हुए कहा, काका साहब ये आपका मौका है। उम्मीद से पहले ही हमें ये मिला है। आपको पता है ना आपको क्या करना है? ये सुन बहादुर सिंह ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाकर कहा, हाँ, हमें अच्छे से पता है कि क्या करना है को। और ये कह वो भी वहां से बाहर चले गए। उनके जाने के बाद कायरा भी कुछ सोचकर जैसिंग के कमरे की तरफ बढ़ गई। Don't forget to like, comment, subscribe.